AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी साहब, मजलिस-ए इत्तेहाद मुस्लिमीन मतलब क्या है इसका? मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ये पार्टी 1947 से पहले एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी। उसके बाद इस पर बैन लग गया था और हमारे ग्रैंडफादर और दूसरे लीडर्स इस पार्टी को दोबारा रिवाइव किए, इसको पॉलिटिकल पार्टी बने, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किए और इस कॉन्स्टिट्यूशन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे किए। जब देखते हैं ये एहसास क्यों होता है कि वही पुरानी स्थितियां हैं आज़ादी से पहले की आपके साथ? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है सर। आप देखिए, अगर हमारा पॉलिटिकल काम से ज़्यादा अगर हम दूसरा काम भी देखें, हैदराबाद में हमारी पार्टी ने तालीम के मैदान में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कोऑपरेटिव बैंक, ये सब काम किए, मगर ये सामने नहीं आता। लेकिन आपको देख के ये एहसास होता है, आपके डायलॉग्स को सुन के एहसास होता है मसलन आप इस देश के भीतर गुलाम हैं। नहीं सर, हम गुलाम कभी थे ना कभी रहेंगे इंशाल्लाह। हमारी लड़ाई ये है, हुकूक की लड़ाई है और हम ये चाह रहे हैं कि जो लोग इख्तदार पर बैठे हुए हैं, जो पावर में हैं, उनसे हम अपना हक मनवाना चाहते हैं। जो हक जो ये नहीं कि आसमान से तारे तोड़ कर ला के दो, वो हक जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया। तो हक क्या प्रवीण तोगड़िया की भाषा बोल करके आप हक दिलवाएंगे? नहीं, प्रवीण तोगाड़िया की भाषा में मेरी भाषा में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। प्रवीण तोगाड़िया ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र कायम किया जाए। मेरा मानना यह है कि हिंदुस्तान में तमाम मज़ाहिब को सेलिब्रेट किया जाता है। मैं हिंदुस्तान में किसी एक मज़हब को लागू करना नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमको राइट्स दिए गए वो हमको मिले। तोगाड़िया साहब उन तमाम राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन को मानते ही नहीं है वो। तो आपका भाई, आपका ये कहने का क्या मतलब है कि हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है? हाँ, ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये मुसलमानों का एक रिलीजियस बिलीफ है। अगर आप मेरा पूरा जुमला देखेंगे तो मैंने उसमें यह कहा कि हमारा बिलीफ है, हम किसी पर जोर ज़बरदस्ती नहीं करते। आप इसको नहीं मानते मत मानिए, ये मैंने बार बार कहा उसमें। ये हमारा बिलीफ है। हमारा बिलीफ से मतलब मुसलमानों का बिलीफ है, Okay. रिलीजियस बिलीफ है। आप एक राजनीतिक पार्टी हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, संसद में पहुंचते हैं, फिर आपका बिलीफ कहां से आ गया और धर्म का बिलीफ कहां से आ गया? इसलिए आता है क्योंकि आर्टिकल 25 अगर आप पढ़ेंगे, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये फंडामेंटल राइट है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो नहीं है। जो फंडामेंटल राइट मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं अपने रिलीजियस बिलीफ पर चलूं और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है मेरे पास आर्टिकल 19, जहां पर मैं अपना रिलीजियस बिलीफ को सामने रख रहा हूं। और मैं वो बात कहां पर कहा, वो बात मैंने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के मीलाद सेलिब्रेशंस में मेरी स्पीच में बात कही मैंने। वो तो प्रवीण तोगड़िया कहां से गलत हो जाते हैं फिर? कैसे बताइए? वो कह रहे हैं कि अगर आप जब तक हिंदू नहीं हैं आप नेशनलिस्ट नहीं हैं। मैं तो हरगिज़ ये बात नहीं कह रहा हूं। तो आपका भाई जो अकरुद्दीन 22 दिसंबर 2012 को कहते हैं कि 25 करोड़ मुसलमान बता देंगे अगर 15 मिनट के लिए पुलिस को एक तरफ कर दें, 100 करोड़ हिंदुओं को बता देंगे। क्या है ये प्रवीण तोगड़िया की भाषा नहीं है क्या? मैं आपसे ही मैंने इस सवाल पर हर बार यही जवाब दिया कि जब ये मामला आया, अकबरुद्दीन ओवैसी लंदन में अपना इलाज करवा रहे थे, वो खुद आए वापस, अपने आप को कानून के हवाले किया, 55 दिन उनको जेल में रहना पड़ा और ज़मानत पर निकले। और मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह अदालत इंसाफ करती आया है, अदालत इंसाफ करेगा। आपके हिसाब से जो उन्होंने कहा था वो सही था या गलत था? सही या गलत का फैसला तो इस थर्ड डिग्री में तो नहीं हो सकता। अगर आप प्रवीण तोगड़िया को सही या गलत बोल सकते हैं, अगर आप संजय राउत को सही या गलत बोल सकते हैं, तो फिर आप अपने भाई को भी सही या गलत बोल सकते हैं। देखिए, मुझे ये बता दीजिए कि तोगाड़िया के खिलाफ हैदराबाद में, महाराष्ट्र में और दूसरे कई रियासतों में कई केसेस बुक हुए, गिरफ्तार क्यों नहीं करते फिर उनको आप? संजय राउत का मामला ले लीजिए, कोड ऑफ कंडक्ट है मुंबई में, ना एडिटर्स गिल्ड की तरफ से कोई बयान आता क्योंकि उन्होंने बेसिकली एडिटर भी लिखा, कोई केस बुक नहीं होता। हम यही कह रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल कोई बात कहता है तो कानून का यूनिफॉर्मली इस्तेमाल करिए, क्यों नहीं कर? सेलेक्टिव इस्तेमाल मत करिए। क्यों नहीं हो रहा है? आपको विक्टिमाइज किया जा रहा है? विक्टिमाइज सवाल नहीं, ये तो सब आप लोगों का काम है कि आप बताएं कि भाई जब कानून है तो अब इस्तेमाल क्यों नहीं करते। मिसाल के तौर पर हैदराबाद में प्रवीण तोगाड़िया के ऊपर 5 FIR हैं, वो बार बार आते, ना तो वो बेल लेते उसमें, ना उनको गिरफ्तार करते।
तो हम यही तो हम बोले कि भाई अगर कानून है तो इस्तेमाल करिए। नहीं, अगर वो आप इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए न्योता देते हैं लोगों को कि आप आइए इस्लाम धर्म स्वीकार कीजिए, अगर वो हिंदू धर्म स्वीकार करने की बात करते हैं तो क्या फर्क रह जाता है? आप कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए, लेकिन आप आइए, हम दुनिया में आपको तरक्की देंगे, आपको जीवन शैली बदलेंगे। देखिए, और वो तो राजनीतिक संगठन भी नहीं है। बिल्कुल। देखिए, वो जो बात थी, मैं दावत दे रहा हूं, आपको भी दावत दूंगा कि भैया आइए, हमारा रिलीजन कबूल करिए। आप नहीं करेंगे तो मैं तो आपको जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता ना। मैं तो आपसे नहीं कहूंगा कि जब तक तुम कबूल नहीं करोगे तुम इस मुल्क के फर्स्ट सिटीजन नहीं हो। मैं तो दावत दूंगा आपको बराबर। मतलब धर्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना? धर्म की पॉलिटिक्स नहीं है। देखिए, फ्रीडम आप मुसलमानों के नेता बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? आपकी पॉलिटिक्स क्या है? देखिए, मैं मुसलमानों का नेता नहीं बनना चाह रहा हूं। जितने नेता बने वही इस कम्युनिटी को डुबा दिए। मैं नेता हरगिज नहीं बनना चाह रहा हूं। मैं आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है मेरा, मैं उसके तहत बात अपनी करूंगा। हाँ, जहां वायलेशन होगा आप मुझ पर केस बुक कर दीजिए, बीच चौरस्ते पे खड़ा करके जो करना है करिए। मगर जब आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात है, तो मैं उसको बराबर उसमें। आप धमकी देते हैं उद्धव ठाकरे को कि हैदराबाद आके दिखाइए, वो कहते हैं क्या पाकिस्तान का हिस्सा है क्या हैदराबाद? क्यों नहीं आ सकते? कोई भी नागरिक कहीं भी जा सकता है। जब हम बांद्रा ईस्ट में इलेक्शन लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये कहां से आ गए, मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम है? हम बोले कि हम बांद्रा ईस्ट में आए, ये भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, हैदराबाद भी है। इलेक्शन में ये टोका टोकी तो होती है। कौन कह रहा है कि खुदा ना खास्ता कभी पूरा हिंदुस्तान में हर इलाका शामिल है? इलेक्शन में उन्होंने एक बात कही, हमने उसका जवाब दिया। मतलब आप भी आग उगलते हैं, आपकी पॉलिटिक्स भी आग उगलने वाली है। आप मुसलमानों के नेता बनने चाहते हैं, आपने कहा कि सबने डुबाया, तो आप किस दिशा में ले जा रहे हैं? मैं मुसलमानों का नेता नहीं बनना चाह रहा हूं। तो किसके नेता बनना चाह रहे हैं? मैं किसी का भी नेता नहीं बन सकता। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि मैं नेता बन सकूं या अपने आप को बोलूं नेता। मेरे भाई, मैं एक छोटा मोटा सिपाही हूं, मेरा एक कॉज है, मैं उस पर काम करना चाह रहा हूं। हाँ, मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद लिखिए ऑब्चुअरी। कहा जाता है बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं आप लोगों को कांग्रेस के पैरेलल कैंडिडेट खड़ा करते हैं ताकि बीजेपी शिवसेना जीते। महाराष्ट्र में भी यही हुआ, सब जगह आपके तो सब लोग बोलते हैं कि आप एजेंट हैं। ये मजाक बन चुका है। देखिए, मैं पूरे पार्लियामेंट इलेक्शन 2 सीट खड़ा किया, मोदी साहब 280 जीत गए। महाराष्ट्र में एक पार्लियामेंट सीट नहीं खड़ा किया, 42 वो लोग जीत गए। बताइए फिर मेरा क्या रोल है इसमें? तो क्या ये लोग जो मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं ये सब मिले हुए थे क्या मोदी से? आज की सीट का क्या हुआ? उसमें आप तीसरे नंबर पे हैं। हाँ, राणे को आप हराने में लगे हुए हैं। बिल्कुल तीसरे नंबर पे हैं। बाई इलेक्शन है, वो सीट हमारी नहीं थी। हम इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। हम कोई ठेका लेके नहीं रखे हुए हैं कि इनको जिताएंगे उनको हारेंगे। हमारी खुद एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। और मुझे यहां पर यह कहना पड़ेगा कि काशीराम ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि पहला इलेक्शन हारना, दूसरा हरवाना, तीसरा जीतना। और अगर पॉलिटिकल लाइफ में हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो जीतेंगे कैसे? तो लड़ना तो पड़ेगा। आज नहीं जीते कल जीतेंगे। बड़ी महीन राजनीति खेलते हैं आप वैसी साहब। नहीं सर, आप जिसको जैसा डिस्क्राइब करते कर लीजिए। डिस्क्राइब करते हैं आप कर लीजिए। बीजेपी और आरएसएस 2 हिस्से हैं, एक राजनीतिक तौर पर सामने आता है और एक सामाजिक तौर पर सामने आता है। आप इन दोनों का मिक्सर होकर मुसलमानों के जरिए अपने वोट बैंक को भी बड़ा करते हैं, अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जिक्र भी कॉन्स्टिट्यूशन की धारा के तहत करना चाहते हैं, संविधान के तहत कानून का पालन भी करना चाहते हैं और इस देश को आईना भी दिखाना चाहते हैं कि तमाम राजनीतिक दल कटघरे में है, तो फिर मुझे आप हमाम में खड़ा मत कीजिए। सर, सबसे पहली बात, आपकी बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर है। कहाँ डिवीजन ऑफ लेबर है कि आरएसएस असल एक ऑर्गेनिक लिंक है। आरएसएस ने डिवीजन ऑफ लेबर किया कि पॉलिटिकल विंग बीजेपी, मजहबी विंग वीएचपी, गड़बड़ का विंग जो मजहब बजरंग दल, यहाँ कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं, ये एक पॉलिटिकल पार्टी। इसी का लाभ आपको मिल रहा है। सुन लीजिए, ये एक है। दूसरी बात, ये मुस्लिम वोट बैंक तो है ही नहीं। मैं तो पार्लियामेंट में खड़े होकर मिस्टर मोदी का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक के इस मिथ को डिस्ट्रॉय कर दिया और ये बतला दिया कि मुस्लिम वोट बैंक कभी था नहीं, मुस्लिम पॉलिटिक्स कभी थी नहीं। हमेशा से जो होता आया है कि मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की बात होती रही। मतलब मोदी की पॉलिटिक्स को आप सही मानते हैं? नहीं, मैं सही नहीं मानता हूं। मैंने उनको कहा कि आपने उस मिथ को ब्रेक किया। ये मुझे बता दीजिए सर कि अगर मुस्लिम वोट बैंक या मुस्लिम पॉलिटिक्स होती जी तो 23 एमपीज क्यों जीत के आते मुसलमान पार्लियामेंट में? नॉट इवन 6.2%। अगर मुस्लिम पॉलिटिक्स होती। इसका दूसरा हिस्सा आप छुपा रहे हैं फिर। नहीं, आप बताना नहीं चाहते। नहीं, आज आपके थर्ड डिग्री, आज आपके साथ थर्ड डिग्री में